गुड आफ्टरनून। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे बीए तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं को अर्थशास्त्र विषय के सेकंड पेपर जिसका नाम विकास एवं पर्यावरणीय अर्थशास्त्र है के अंतर्गत आज मैं एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बेरोजगारी, जिसको हम इंग्लिश में अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अर्थात आज हम लोग जो है बेरोजगारी की मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात बेरोजगारी किसे कहते हैं, क्या होती है बेरोजगारी, एंड टाइप्स, उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, उसके फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे, उसके नेचर प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बेरोजगारी, सबसे पहले हम देखते हैं बेरोजगारी की मीनिंग क्या है ना। मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का अर्थ क्या है ना। अब देखिए, जो बेरोजगारी शब्द है, बेरोजगारी को हम बेकारी भी बोल सकते हैं, बेकारी भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक ना। अब बेरोजगारी या बेकारी क्या होता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं बेरोजगारी को परिभाषित करना चाहूं तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो कि शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति, समर्थ एवं स्वस्थ व्यक्ति समर्थ एवं स्वस्थ व्यक्ति जो कि प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहता है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं समर्थ व्यक्ति जो कि समाज में जो प्रचलित मजदूरी दर है उस पर वह काम करना चाहता है। क्यों काम करना चाहता है? अपनी आजीविका के लिए, जीविकोपार्जन के लिए। किस लिए करना चाहता है? जीविकोपार्जन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए। जीविकोपार्जन के लिए जो है ये काम करना चाहता है, काम करना चाहता है या काम करने का इच्छुक है ना, चाहता है, परंतु उसे जो है काम नहीं मिलता है। काम करना चाहता है परंतु उसे काम नहीं मिलता है। ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? बेरोजगार। ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? बेरोजगार कहलाता है। वह व्यक्ति क्या होगा? बेरोजगार, है ना। और इस समस्या को क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। फिर समझिए बेरोजगारी क्या है। सामान्य अर्थ में हम इसको परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं कि बेरोजगारी क्या होती है। तो शारीरिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है। शारीरिक रूप से स्वस्थ है मतलब वह बीमार नहीं है, ठीक ठाक है ना, उसका बॉडी जो है फिट है। मानसिक रूप से स्वस्थ का मतलब क्या हुआ कि उसकी दिमागी हालत सामान्य है, अर्थात वह पागल नहीं है। इस प्रकार से शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति, समर्थ व्यक्ति, वह काम करना चाहता है। अब जो कि प्रचलित मजदूरी दर, जो भी मजदूरी दर है, मान लीजिए 200 पर डे है आपका, 200 पर डे आपका जो है
मजदूरी दर है, इसी मजदूरी दर पर काम करना चाहता है और 200 रुपए पर डे पर काम करने के लिए वो तैयार है। अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए जो है वह 200 रुपए, जो भी प्रचलित मजदूरी दर हो, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, मान लीजिए 200 रुपए पर डे है ना, पर डे है, इस पर जो है वह काम करने के लिए जो है क्या है, तैयार है, काम करना चाहता है, काम करने के लिए इच्छुक है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, वह व्यक्ति जो है बेरोजगार कहलाएगा। और इस समस्या को हम क्या कहेंगे, इस समस्या को हम बोलेंगे बेरोजगारी। ठीक है, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इस समस्या को हम क्या कहते हैं, बेरोजगारी की समस्या हम कहते हैं। तो सीधी सी बात है, सामान्य अर्थ में देखा जाए तो जिसको काम मिला है वह रोजगार में है, क्योंकि रोजगार का विलोम ही क्या होता है, बेरोजगार होता है। तो बेरोजगार कौन है, जिसको काम नहीं मिला है, काम करना चाहता है, इन तमाम कंडीशन पर काम करना चाहता है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है, तो क्या है, बेरोजगार है। बेरोजगार है मतलब बेकार है, उसी को हम क्या कहते हैं, बेकारी, बेकार भी बोलते हैं। अर्थात आपके पास कोई कार्य नहीं है, आप काम करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई कार्य नहीं है, तो आप क्या बोले जाएंगे, बेकार बोले जाएंगे। बेकार कहिए चाहे बेरोजगार कहिए, ठीक है। और इस समस्या को हम बेरोजगारी या बेकारी कहते हैं। और जिसको जो है इन सारे कंडीशन पर काम मिल जाता है वो बेरोजगार नहीं रहता, उसको कहते हैं भाई कि ये व्यक्ति क्या है, रोजगार में है, ये रोजगार वाला व्यक्ति है, इसको रोजगार प्राप्त है। और जिसको रोजगार नहीं प्राप्त है वो बेरोजगार है। क्लियर हो गया बेरोजगारी क्या होता है, बेरोजगार क्या होता है। बेरोजगार से संबंधित जो समस्या है उसी को हम क्या कहते हैं, बेरोजगारी। जैसे गरीब से गरीबी है ना, गरीब व्यक्ति कौन है, गरीब के लिए आपको डिफाइन किया गया था, परिभाषित किया गया था सामान्य अर्थ में, जो व्यक्ति जो है अपने जीविकोपार्जन के लिए जो मूलभूत आवश्यकता होती है जीवन की, उसको जब पूरा करने में असमर्थ होता है तो उसको गरीब कहते हैं। और इस समस्या को क्या कहते हैं, गरीबी कहते हैं। ऐसे इसी इसमें भी है कि इन सारे कंडीशन में जिसको काम नहीं मिलता वो क्या है, बेरोजगार है। और इस समस्या को हम क्या कहेंगे, बेरोजगारी कहते हैं। क्लियर। अब देखिए बेरोजगारी जो रेट होता है, बेरोजगारी को मापने के लिए जो बेरोजगारी दर होता है, एक हम बेरोजगारी रेट निकालते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालते हैं, बेरोजगारी दर निकालते हैं। तो बेरोजगारी दर कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक फार्मूला होता है बेरोजगारी को ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर एक बेरोजगारी रेट हम निकालते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जिसको हम बोलते हैं बेरोजगारी दर। बेरोजगारी दर बराबर होता है बेरोजगारों की संख्या, बेरोजगारों की संख्या कहिए चाहे बेरोजगारों की कुल संख्या कहिए, जो भी आप लिखें कोई दिक्कत नहीं है। बेरोजगारों की संख्या या कुल संख्या जो भी लिखिए आप, यहाँ टोटल नंबर से ही है बेरोजगारों की, बटे श्रम शक्ति इंटू 1000। ठीक है। इस फार्मूला का प्रयोग करके जो है हम क्या कर सकते हैं, हम जो है बेरोजगारी के दर को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, इससे हम बेरोजगारी के दर को ज्ञात कर सकते हैं। अब बेरोजगारी की दर को ज्ञात करने के लिए जो ये फार्मूला हमने प्रयोग किया है, इसमें आप देखिए बेरोजगारों की संख्या, अर्थात देश में कितने लोग बेरोजगार हैं उनकी संख्या आप काउंट कर लीजिए। चलिए इतनी बात तो समझ में आती है। यहाँ नीचे लिखा हुआ श्रम शक्ति। अब ये श्रम शक्ति क्या होता है ये समझना जरूरी है, क्योंकि श्रम शक्ति में ही जो है हम क्या कर रहे हैं, बेरोजगारों की संख्या से जो है भाग देकर 100 से गुणा करके ही हम क्या कर रहे हैं, बेरोजगारी दर ज्ञात कर रहे हैं। अर्थात बेरोजगारी दर जो है हम किसमें जो है काउंट कर रहे हैं, श्रम शक्ति में जो है इसका जो है हम कंपेरिजन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें श्रम शक्ति क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो श्रम शक्ति क्या होता है, श्रम शक्ति देखिए हमारे देश में जो आयु संरचना है,
हमारे देश में जो उम्र का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो 3 प्रकार से है, 3 वर्ग है आयु संरचना का। जो है, जो हमारा आयु संरचना है हमारे देश में, आयु संरचना की यदि हम बात करें, ये 3 तरह का है। एक जो है आपका 0 से 14 वर्ष तक, दूसरा आपका है 15 से 64 वर्ष तक, और तीसरा जो आपका वर्ग है, कैटेगरी है, ये है आपका 65 वर्ष से ऊपर। अर्थात जो हमारा पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, हमारे देश की जो जनसंख्या है ना, इसको जो है आयु संरचना के आधार पर 3 वर्गों में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम 0 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग की जो है जनसंख्या को ले लेंगे, एक जो है 15 से 64 वर्ष यहाँ रहेगा, 15 से 64 वर्ष तक के आयु वर्ग की जनसंख्या को एक कैटेगरी में रखेंगे, और 65 वर्ग से ऊपर की जो जनसंख्या है उसको हम अलग कैटेगरी में रखेंगे। तो 3 कैटेगरियां होती हैं। इस कैटेगरी में कौन आते हैं? इस कैटेगरी में बच्चे आते हैं, बालक वर्ग आता है ना, बालक बालिका, यानी जो बच्चे होते हैं, है ना, बालक बालिकाएं, अर्थात जो बाल्यावस्था होता है एक प्रकार से देखा जाए, है ना, उसको जो है किस में रखते हैं? 0 से 14 वर्ष के बीच में रखते हैं। 15 से 64 के बीच में ये प्रौढ़ावस्था होता है, वयस्क अवस्था या प्रौढ़ावस्था में, है ना। प्रौढ़ावस्था वाले किसमें रखे जाते हैं? 15 से 64। और ये भैया किसमें आते हैं? ये आते हैं वृद्धावस्था वाले। ये क्या है? वृद्धावस्था। ठीक है। अब इसमें जो है, जो काम करने वाले हैं, जो देश के उत्पादन में योगदान करने वाले, जो कार्यशील जनसंख्या है, इधर तो 0 से 14 वर्ष तक तो काम करने कोई सवाल ही नहीं है ना, ये काम करते नहीं है, देश के उत्पादन में इनका कोई योगदान नहीं होता। इधर हम बात करें 65 से ऊपर वाले जो होते हैं वो रिटायरमेंट वाले होते हैं, रिटायरमेंट हो गए, अवकाश प्राप्त हो गए, तो भी घर पे बैठ जाते हैं, उनका भी कोई योगदान नहीं रहता देश के उत्पादन कार्य में। ऐसी स्थिति में इनको भी हम कार्यशील जनसंख्या में नहीं रखेंगे, इनको भी कार्यशील जनसंख्या में नहीं रखेंगे। कार्यशील जनसंख्या में किसको रखेंगे? कार्य करने वाले, वर्किंग पर्सन कौन है? कार्य करने वाले लोग कौन है? कार्य करने वाले लोगों का जो संख्या है, जनसंख्या का वह भाग जो कार्य करने वाला है, उसका उम्र क्या है? ये जो है आपका 15 से 64 वर्ष तक है। इसी को जो है श्रम शक्ति कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? श्रम शक्ति कहते हैं। श्रम शक्ति का तात्पर्य क्या है? इसमें जो है 15 से 64 वर्ष की जनसंख्या शामिल होती है। 15 से 64 वर्ष की जनसंख्या, जिसमें जो रोजगार में रहते हैं वे भी इसमें सम्मिलित रहते हैं, और जिनको रोजगार नहीं प्राप्त है, जो बेरोजगार हैं, वो भी इसी में सम्मिलित रहते हैं। इस श्रम शक्ति में, श्रम शक्ति जो है रोजगार और बेरोजगारों की, है ना, कुल संख्या होती है, जिसकी उम्र क्या होती है? 15 से 64 वर्ष होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? श्रम शक्ति कहते हैं। यानी टोटल जो पॉपुलेशन किसी देश का होता है, वो पूरा का पूरा पॉपुलेशन श्रम शक्ति में नहीं आता है। वो सारे के सारे वर्किंग पर्सन नहीं होते हैं, वे सारे के सारे जो है कार्यशील जनसंख्या में नहीं आते हैं। कार्यशील जनसंख्या में जो आते हैं उनको हम बोलते हैं श्रम शक्ति, और इनकी जो उम्र सीमा होती है 15 से 64 वर्ष तक की होती है।
और इस उम्र वर्ग के जो है जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जिनको काम मिला है, रोजगार में है वे, और इसके अलावा जिनको काम नहीं मिला है, जो काम की इच्छा रखते हैं वे, इन दोनों को मिलाकर ही क्या बोला जाता है, इन दोनों को मिलाकर जो है श्रम शक्ति कहा जाता है। यानी इसमें बेरोजगार और रोजगार दोनों होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से बेरोजगारी दर निकालने के लिए बेरोजगारों की संख्या, देश में कितने लोग बेरोजगार हैं उनकी संख्या बटे कुल पॉपुलेशन, देखिए यहां पे कुल जनसंख्या नहीं लिखा गया है, जबकि देश की हम बेरोजगारी दर निकाल रहे हैं, देश की जनसंख्या में हम बेरोजगारों की संख्या को छांट रहे हैं, है ना। तो हम जो है कुल जनसंख्या में हमको करना चाहिए था, है ना, लेकिन कुल जनसंख्या में हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसका कारण क्या है, अभी मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां पे केवल श्रम शक्ति के अंतर्गत ही जो है इसकी जो है काउंटिंग की जाती है, इसलिए बचे श्रम शक्ति गुणते 100 करके हम बेरोजगारी दर निकालते हैं। क्यों नहीं करते, अब इसका कारण आप जान लीजिए। क्योंकि बेरोजगारी जो शब्द है, बेरोजगार किसको कहेंगे, बेरोजगार हम किसको कहते हैं, यहां पर डेफिनेशन तो लिख दिया गया। अब इस डेफिनेशन के आधार पर देखिए, इस परिभाषा के आधार पर आप देखिए, तो पहली बात तो हम आयु वर्ग की ही बात कर लें। अब ये जो 0 से 14 वर्ष इनकी जो उम्र है वो क्या है, बहुत कम है, ये बाल श्रम में आ जाएंगे, ये जो है कानूनी अपराध हो जाएगा, कानून इसकी जो है परमिशन ही नहीं देता। ऐसी स्थिति में जो है ये चाहकर भी काम नहीं कर सकते, तो ये इच्छा रखते भी हो तब भी कोई मतलब ही नहीं है, इनकी काउंटिंग हम बेरोजगार में करेंगे ही नहीं। तो इनको हम जो है, ये रोजगार में है कि बेरोजगार में है, ये न तो रोजगार में है न तो बेरोजगार में है, इनकी काउंटिंग न रोजगार में होगा न बेरोजगार में होगा। जब रोजगार बेरोजगार दोनों में इसकी काउंटिंग नहीं हुई, इसीलिए श्रम शक्ति में इनको सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि श्रम शक्ति में रोजगार वाले या तो होंगे या तो बेरोजगार वाले होंगे। दूसरी बात क्या होता है कि 64 वर्ष से ऊपर, 65 वर्ष से ऊपर हम बात करें, वृद्धावस्था वाले जो व्यक्ति हैं, अब वो भी क्या है, उनको भी जो है कार्य करने की इच्छा नहीं होती है। मान लीजिए इच्छा होती भी है तो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं। जब शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो काम क्या करेंगे, उनको काम कौन देगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में कंडीशनल यहां पे देखा जाए तो ये पहली बात तो इच्छा ही नहीं रखते, यदि इच्छा रखते भी होंगे फिर भी वो क्या होते हैं, शारीरिक रूप से जो है वो स्वस्थ नहीं होते। इसलिए इनको भी जो है हम न तो रोजगार वाले श्रेणी में रखते हैं और न तो बेरोजगार वाले श्रेणी में रखते हैं। इनको जो है वर्किंग पर्सन नहीं रखेंगे, ये रिटायरमेंट वाले हैं, इनको भी जो है हम इसमें न रोजगार में रखेंगे न तो बेरोजगार में रखेंगे, अर्थात ये भी श्रम शक्ति में शामिल नहीं होते। तो बेरोजगारी के अंतर्गत जो है, जब इनको हम बेरोजगार या रोजगार इसमें है ही नहीं, इसलिए कुल जनसंख्या में तो सारे लोग आएंगे, टोटल पॉपुलेशन में ये भी होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे, सभी लोग होंगे। लेकिन जो है हम जो है बेरोजगारी दर निकाल रहे हैं, तो हम कुल जनसंख्या में निकालेंगे तो इसमें जो है काउंटिंग होगी तो बेरोजगारी दर बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इनका चूंकि बेरोजगारी में इनको सम्मिलित ही नहीं किया जाता, इसलिए इनकी काउंटिंग किसमें होती है, श्रम शक्ति में होती है। इसलिए बेरोजगारों की संख्या बटे श्रम शक्ति करके ही जो है हम क्या करते हैं, बेरोजगारी दर निकालते हैं। एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे हम साक्षरता दर निकालते हैं, यहां पर हम एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहे हैं, लिटरेसी रेट निकालते हैं, साक्षरता दर। याद करिए क्या सूत्र होता है साक्षरता दर का, साक्षरों की संख्या, कुल साक्षरों की संख्या कुल साक्षरों की संख्या बटे 7 प्लस आयु, 7 प्लस वर्ष आयु की कुल जनसंख्या या जनसंख्या कह लीजिए। अर्थात जो साक्षरता दर निकाली जाती है, कितने लोग साक्षर हैं, साक्षरता दर से हमको ज्ञात होता है, तो उसको जब निकालते हैं तो टोटल पॉपुलेशन में नहीं निकालते हैं। क्यों? क्योंकि साक्षर होने की जो उम्र है न्यूनतम वो 7 या 7 प्लस है।
इसलिए 7 के नीचे वाले जितने भी बच्चे होंगे उनको जो है न तो साक्षर कहा जाएगा न तो निरक्षर कहा जाएगा। जो उनको मान लीजिए किसी भी भाषा का ज्ञान हो भी जाता है, फिर भी उनको न तो साक्षरता में हम शामिल करेंगे न तो निरक्षरता में शामिल करेंगे, क्योंकि जो साक्षर की न्यूनतम जो सीमा होती है वो 7 वर्ष होती है। तो इसलिए जो है यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन नहीं निकालते हैं, बल्कि कहां से निकालते हैं, 7 प्लस आयु वर्ग के जो है जितनी भी जनसंख्या है उसमें जो है हम क्या करते हैं, साक्षरता दर की गणना करते हैं। वैसे ही यहाँ पर बेरोजगारी दर भी हम टोटल पॉपुलेशन नहीं निकालते हैं, बल्कि जो है हम क्या करते हैं, श्रम शक्ति में जो है क्या करते हैं, इसको जो है हम बेरोजगारी दर की गणना हम करते हैं। इस तरह से हमने आपको बता दिया कि बेरोजगार कौन है। तो आप क्लियर हो गए होंगे कि इनको जो है बेरोजगार हम नहीं कर सकते, इनको हम बेरोजगार नहीं कर सकते। हम बेरोजगार कहां ढूंढेंगे, बेरोजगार हम श्रम शक्ति में ढूंढेंगे, और श्रम शक्ति में भी जो है हम देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति जो है मान लीजिए शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, मान लीजिए मानसिक रूप से विशेष रूप से मान लीजिए स्वस्थ नहीं है ना, तो ऐसे व्यक्ति जो है या कोई पागल व्यक्ति है तो उसको भी हम जो है बेरोजगारी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं करते हैं, ठीक ना। तो इस कैटेगरी वाले व्यक्ति को ही, जो कि श्रम शक्ति के अंतर्गत आते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बेरोजगार कहते हैं। और ये पूरी जो समस्या है, इस समस्या को जो है हम क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। तुम्हारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि बेरोजगारी किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बेरोजगारी का जो है टाइप्स क्या है, बेरोजगारी के प्रकार क्या है। आइए हम अब बेरोजगारी के प्रकार पर चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर मैं बेरोजगारी के प्रकार को पढ़ाने से पहले एक महत्वपूर्ण मैं बात बता दूं आपको कि जो बेरोजगारी होती है भारत के संदर्भ में हम बात करें तो भारत में जो बेरोजगारी होती है उसको जो है उसके आंकड़े कौन प्रस्तुत करता है, बेरोजगारी के आंकड़े कौन प्रस्तुत करता है भारत में हम बात करें तो ये जो है मैं आपको बताऊं, ये एक संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है जिसका नाम है NSSO, संगठन का नाम है NSSO, जिसका पूरा नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, स्पेलिंग यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, ऐसे करके रहेगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जिसका नाम इसमें बदल गया है, इसमें इसका नाम हो गया है, यहां पर आप देखें तो संगठन के जगह जो है कार्यक्रम शब्द हो गया है, संगठन के स्थान पर जो है कार्यक्रम शब्द, कार्यालय शब्द का प्रयोग किया गया, कार्यालय। यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन को हटा के क्या कर दिया गया, ऑफिस कर दिया गया। वर्तमान समय में जो है NSSO का नाम नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन से बदलकर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कर दिया गया है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कर दिया गया है, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, अब इस समय जो है इसका नाम क्या हो गया, कार्यालय, ऑफिस, कार्यालय कर दिया गया है, ठीक है। हम इसके बारे में आपको बताएं कि
ये जो है इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? 1950 में की गई थी। कब की गई थी? 1950 ईस्वी में की गई थी। और ये जो है इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ पे है इसका? तो इसका मुख्यालय आपका, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। दिल्ली, दिल्ली में जो है इसका जो है क्या है? मुख्यालय है। और ये जो है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मेन कार्य क्या होता है? देखिए इसके दो कार्य होते हैं। इसके कार्य क्या है? वर्ग क्या है? कार्य इसका क्या है? इसका कार्य होता है पहला सांख्यिकीय, आंकड़ों को एकत्र करना या एकत्रित करना। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वह होता है बेरोजगारी और गरीबी के आंकड़े प्रकाशित करना। ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं बता रहा था ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके कंपटीशन में भी, किसी भी कंपटीशन में ये पूछा जाता है कि बेरोजगारी के जो आंकड़े होते हैं ये कौन प्रस्तुत करता है। तो जो बेरोजगारी के आंकड़े जो होते हैं ये प्रस्तुत कौन करता है? तो ये NSSO करता है। गरीबी के आंकड़े कौन प्रस्तुत करता है? अभी हम लोग पीछे गरीबी पढ़ चुके हैं, है ना? गरीबी पढ़ चुके हैं, आज हम लोग बेरोजगारी पढ़ रहे हैं। तो गरीबी और बेरोजगारी, इन दोनों के आंकड़े जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। गरीबी और बेरोजगारी के जो आपके जो है आंकड़े जो होते हैं ये कौन पेश करता है, प्रस्तुत करता है? ये NSSO करता है। यहां पर मैं आपको इसी समय एक और संगठन के बारे में आपको बता दूं। एक होता है CSO, जिसको बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको क्या बोलते हैं? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के स्थान पर इसको भी जो है वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया। अब क्या कर दिया गया? इसके स्थान पर कार्यालय शब्द का प्रयोग किया गया। क्या किया गया? कार्यालय, ऑफिस। तो अब इसका नाम हो गया केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो होता है, ये जो संस्था है CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई? 1951 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसके कार्य क्या होते हैं? इसके कार्य की अगर हम बात करें, वर्ग की बात करें, तो यहां पे हम जल्दी चर्चा कर लेते हैं। पहला कार्य क्या होता है? देखिए ये क्या होता है? ये जो है आप देखिए NSSO क्या करता है? सांख्यिकीय आंकड़ों को एकत्रित करता है, कलेक्ट करता है। ये क्या करता है? आंकड़ों को, ये क्या है? प्रतिदर्श सर्वेक्षण है। तो ये क्या करता है? ये आंकड़ों को एकत्र करता है, सांख्यिकीय आंकड़ों को। जबकि ये क्या करता है? एकत्र आंकड़ों को ये प्रकाशित करता है। जो ये आंकड़े जो है ये एकत्र करता है, उसी को ये क्या करता है? प्रकाशित करता है। तो ये एकत्र आंकड़ों को, सांख्यिकीय आंकड़े जो एकत्र आंकड़े होती हैं NSSO के द्वारा, उसको जो है ये प्रकाशित करने का कार्य करता है। इसके अलावा
प्रतिवर्ष जो है ये राष्ट्रीय आय के आंकड़े जो है प्रस्तुत करता है। इसके अलावा ये जो है त्रैमासिक यानी प्रत्येक 3 माह में, प्रत्येक 3 महीने में जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े भी ये जारी करता रहता है। इसके अलावा जो है ये मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी करता रहता है ना। तो इस तरह से जो है इसके भी जो है कई सारे कार्य होते हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि इससे संबंध मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये क्या करता है, ये आंकड़ों को एकत्र करता है, ये इसको क्या करता है, प्रकाशित करता है। और ये दोनों ही जो है आप देखिए, ये दोनों ही क्या करते हैं, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये दोनों जो है कार्य करते हैं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। भारत सरकार का जो ये मंत्रालय है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, ये जो है आपका इसके 2 विभाग हैं, एक सांख्यिकी विभाग है और एक जो है कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन मंत्रालय है, या कह लीजिए कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना। एक मंत्रालय ये है, एक ये है, दोनों का ये संयुक्त रूप है। और जो इसका सांख्यिकी मंत्रालय है, ये इसके जो है 2 संगठन हैं, ये 2 तरह से कार्य करता है ना। एक ये आता है NSSO हो गया और ये क्या हो गया, CSO हो गया। तो NSSO और CSO ये दोनों ही सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जो है ये क्या होते हैं, ये कार्य करते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि ये जो है NSSO किसके अंतर्गत कार्य करता है, ये आपका इस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है, आपके इस टॉपिक से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, ये है कि बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं कौन प्रस्तुत करता है, तो NSSO करता है। और इसका आपको जो है फुल फॉर्म पता होना चाहिए, राष्ट्रीय प्रदर्शन सर्वेक्षण कार्यालय या नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, जिसका पहले नाम क्या था, ऑफिस जगह ऑर्गेनाइजेशन या संगठन था। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो बस इस क्लास में इतना ही। अब हम जो है बेरोजगारी के प्रकार को जो है अगले क्लास में इसको पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।